हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे रीडिंग और आप लोग को हिंदी मीडियम का क्लास 12 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्लास 12 का बायोलॉजी आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से हम लोग को सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसका चैप्टर क्या है, वो सारा चीज़ हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पहले सिलेबस को जानेंगे। सिलेबस क्या है देखिए, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, और उसके बाद हम लोग को इकाई अनुवांशिकी और विकास में पढ़ना है। उसमें है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागत के आणविक आधार, विकास। और इकाई 8 में पढ़ना है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इसमें है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, खाद्य उत्पादन के में वृद्धि की कार्यनीति। और 10वां है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और इकाई 9वां यानी यूनिट जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत का व प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग। और 10वां है पारिस्थितिकी। इसमें पढ़ना है हम लोग को जीव और समष्टियाँ, परितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दे। इसमें हम लोग को कुल 16 चैप्टर है। ये इसमें 6 इकाई से शुरू किया गया है। इसके पहले जो है क्लास 11th में हम लोग को इकाई 1 से 5 तक पढ़ा दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 6 से 10 इकाई तक दिया गया है। तो आप लोग को सिलेबस पता चल गया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकाई 1 का जीवों में जनन का पहला अध्याय, जीवों में जनन। आज हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक का, क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक का पहला अध्याय का हम लोग क्वेश्चन आंसर जो उसमें दिया गया है हम लोग उसका आंसर जानेंगे। और अगले आने वाली वीडियो में हम लोग आप उस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रैक्टिकली रूप से उसको हम लोग पढ़ के सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 1 में जीवों में जनन, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसके जो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में है उस चैप्टर में हम लोग को जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन दिया गया है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या होता है कि कोई भी जीव अमर नहीं होता, कोई भी जीव अमर नहीं होता, उसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जीव मरते हैं लेकिन प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। देखिए हम लोग अपने ही मतलब आसपास देख लेते हैं कि जीव क्या कह रहा है इसमें कि निरंतरता बनी रहती है। जैसे हम लोग को देखिए, हम लोग मानव हैं और हम लोग के पापा हुए, हम लोग के पापा के दादा हुए, ये लोग हैं। तो पीछे की जो पीढ़ी है वो हम लोग के दादा जो हैं वो मर गए, लेकिन हम लोग का निरंतरता बना है। हम लोग अभी भी जीवित हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं। उसी तरह से जीवों की प्रजातियां ख़त्म नहीं होती, उनके जीव मर जाते हैं लेकिन प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है, ठीक है, वो आगे चलता रहता है। इसीलिए जनन अनिवार्य है। प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है, ठीक है। प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करता है। यह मृत्यु के रूप में हुई जीव हानि को गौण बना देता है।
दूसरे प्रजनन से उत्पन्न हुई विभिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में सफल जीवन यापन हेतु सक्षम बनने की अवसर देती हैं, अर्थात ये जीवों के विकास में सहायक हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जनन की अच्छी विधि कौन कौन सी है। जनन की अच्छी विधि कौन कौन सी है, तो पहले ये जान लीजिए कि जनन दो प्रकार से होता है। जनन दो प्रकार से होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है और लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। लेकिन अलैंगिक में ऐसा नहीं होता है। अलैंगिक में एक ही जनक भाग लेता है, जैसे कि अमीबा हो गया। ठीक है, और लैंगिक जनन में जैसे भेड़, बकरी, गाय, मनुष्य आदि आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि जीवों में जनन के लिए लैंगिक जनन विधि को अच्छा माना जाता है। लैंगिक जनन को अच्छा माना जाता है। इस विधि में विपरीत लिंग वाले दो जनक भाग लेते हैं। इनमें नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है। संयुग्मन के फलस्वरूप बने युग्माणु या युग्मनज से नए जीवों का विकास होता है। युग्मक तथा युग्मनज निर्माण के समय गुणसूत्रों की जीन संरचना में भिन्नता आ जाने के कारण संतति पूर्ण रूप से अपने जनक के समान नहीं होती। लैंगिक जनन में जनक के समान उनकी संतति नहीं होती, उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। संतति में उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं जैव विकास का आधार होती हैं। ये भिन्नताएं जीव को बदले पर्यावरण में भी सफल जीवन यापन के अवसर प्रदान करती हैं तथा संकर ओज प्रदान करती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया हम लोग का। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। क्लोन, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। ठीक है, तो देखिए क्लोन क्यों कहते हैं। इस विधि में केवल समसूत्री विभाजन शामिल होता है। समसूत्री विभाजन शामिल होता है, अतः इसके द्वारा उत्पन्न संतति एक दूसरे के समरूप एवं पूर्ण रूप से अनेक अपने जनक के समान होती है। ठीक है, ये अपने जनक के एकदम हूबहू समान होती है। जैसे कि हम अभी बताए हैं कि अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, ये सब अपने जनक के हूबहू नकल होते हैं, इसलिए इनको क्लोन कहा गया है। आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। आनुवंशिकी तथा आकारिकी रूप से समान जीवों को क्लोन कहते हैं। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। एक वर्डों में आप लोग इसको जान लीजिए कि जो अपने जनक के हूबहू वो आनुवंशिकी और आकारिकी, उसके न वेशभूषा में न उसको आनुवंशिकी रूप से कहीं से भी उसको अलग नहीं किया जा सकता अपने जनक से, उसको क्लोन कहते हैं, वो क्लोन है। ठीक है, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? क्या यह कथन इस हर समय सही होता है? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले तथा भिन्न आनुवंशिक संगठन वाले जीवों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती,
इनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। यह भिन्नताएं युग्मक निर्माण के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय गुणसूत्रों का पृथक्करण तथा युग्मकों के यादृच्छिक संलयन के कारण उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये विभिन्नताएं जीवों को बदले पर्यावरण में सफल उत्तरजीविता की संभावनाएं प्रदान करती हैं। लैंगिक जनन प्रायः अच्छे अवसर ही प्राप्त कराता है। हानिकारक लक्षण धीरे धीरे समष्टि से विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन पर्यावरण की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लक्षणों का चुना जाना यानी अच्छा होना या न होना पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। कुल मिलाकर लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। 5वां क्वेश्चन है, लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, इसमें फिर देख लेते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति एक दूसरे के और अपने जनक के समरूप होती है। लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति एक दूसरे के और अपने जनक के समरूप होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति एक दूसरे से और अपने जनक के समरूप नहीं होती है। ठीक है, हम आगे ही बताए थे आप लोगों को कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें 2 जनक भाग लेते हैं और उनके जो संतति होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मानव के संतान जैसे हम लोग हैं, हम लोग एक जैसे नहीं होते, हम लोग अपने भाई बहन भी अलग अलग होते हैं। उसी तरह से लैंगिक जनन में लैंगिक जनक के संतति अलग अलग होते हैं, लेकिन वहीं अलैंगिक जनक के जो संतति होते हैं वो हूबहू नकल अपने जनक के होते हैं। जैसे कि हम बताए थे अमीबा पैरामीशियम। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए। और आप लोग को टेंशन ना लीजिए, आप लोग को और भी अच्छे समझ में आएगा। हम आप लोग को एक क्वेश्चन NCERT बुक का दे रहे हैं और आप लोग को अभी ये अपने हैंड रिटन में लिख कर आप लोग को एक एक चीज़ समझाएंगे। ठीक है, चलिए इसका दूसरा देख लेते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के समरूप या क्लोन होती हैं। ठीक है, इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के समरूप नहीं होती, इनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। हम आगे ही बोले थे कि अलैंगिक जनन में है उसमें भिन्नता पाई जाती हैं और अलैंगिक जनन में। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अब आगे वाला क्वेश्चन अपना देखते हैं। 6 क्वेश्चन, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। क्या लिखा है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए। विभेद स्थापित कीजिए। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है।